एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज की कहानी में मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक नौकरानी जो मजदूरी करती थी और 10 सालों से एक ही इंसान के पास, एक जमींदार के पास वो काम किया करती थी। तो उसे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ा। तो ज़रूरत पड़ा तो उस जमींदार के पास वो जाती है और कहती है, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो जो जमींदार होता है वो सीधा साफ साफ इनकार कर देता है, जो मैं 10,000 रुपये तुम्हें नहीं दे सकता। उसे बहुत बुरा लगता है, जो 10,000 रुपये मांग रही हूँ और इतना सालों से मैं काम करती हूँ इनके पास, इनको थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है, मैं लौटा देती। लेकिन वो ज़मींदार जो है साफ साफ इनकार कर देता है, जो मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। लेकिन इसी बीच वो ज़मींदार के पास कोई और पर्सन आता है और व्यक्ति आता है, और आने के बाद वो भी कुछ पैसा मांगता है। तो ज़मींदार उसे आसानी से वो पैसा दे देता है, उसे कुछ सवाल जवाब नहीं होता। इस बात को जब इस नौकरानी, इस मजदूरी करने वाली को जब पता चलता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। और उसके मन में उस जमींदार को लेकर बहुत बुरा ख्याल आता है, जो ये इंसान अच्छा नहीं है। मैं इनके पास 10 सालों से काम कर रही हूँ, फिर भी मुझे विश्वास नहीं करता है और दूसरे व्यक्ति को दे देता है, मुझे नहीं दिया, मेरी ज़रूरत पूरी नहीं की है। तो उनके मन में एक हिंसा आती है उनके परिवार को लेकर, जो मैं इसे मज़ा चखाऊंगी, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी, मौका मिलते ही मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी। कुछ ही समय में इस बारे में 2-4 लोगों को पता चला, जो जमींदार से ये महिला ने पैसा माँगा था, नहीं दिया। जो जमींदार का बड़ा बेटा होता है, जमींदार का बड़ा बेटे को पता चलता है, जो मेरे पापा से इस महिला ने 10,000 रुपये माँगा था, उसने नहीं दिया। तो इसीलिए ये महिला जो है मेरे पापा के बारे में अनप-शनप लोगों को सुना रहे। यानी वो महिला नाराज़ थी, गुस्से में जो भी कुछ पूछता तो लोगों को वो जमींदार के बारे में उल्टा सीधा बोला करती। बड़े बेटे को पता चला, बड़ा बेटा उनसे बातचीत किया, तो भी गुस्से में बोले, हाँ मैं बोली तो उसमें क्या बुरा किया, मैंने मांगी, मैं 10 सालों से तुम्हारे पापा के पास काम करती, 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे पापा ने नहीं दिया, मेरे सामने ही दूसरे व्यक्ति को दे दिया, मुझसे क्या दुश्मनी है। यही सारी बात बड़े बेटे को वो गुस्से में कहने लगी। तब जो जमींदार का बड़ा बेटा होता है, वो बड़ा बेटा कहता, ठीक है, पापा ने ही दिया तो कोई बात नहीं, पापा से तुमने उधार मांगा, मैं तुमको 10,000 रुपये वैसे ही दे दूंगा, मैं तुमसे मांगूंगा भी नहीं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। महिला को पूरा काम बता देते हैं। महिला सुनती है और महिला इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। महिला कहता है, कोई बात नहीं, आप मुझे पैसा देंगे तो और मेरी भी जो बदला है वो पूरी हो जाएगी। आखिर उस बड़े बेटे ने ऐसा क्या काम दिया था, जो इस महिला को बदला भी पूरा हो जाती और 10,000 रुपये वैसे ही देने के लिए वो कह दिया, जो मैं ऐसे ही दे दूंगा, तुमसे मांगूंगा भी नहीं, उधार पे तौर पे नहीं, मैं तुमको उस काम का कीमत चुकाऊंगा। ऐसा कौन सा काम था जो उस महिला को दिया और महिला राजी भी हो जाती। उसके 2 से 4 दिन बीता था। ये सारी बात होने के बाद 2 से 4 दिन बीता था। उसी परिवार में, जमींदार के परिवार में, एक 8 साल का बेटे का अपहरण होता है और फिर बाद में उसका सब मिलता है, बॉडी मिलता है। जैसे ही ये खबर पूरा सनसनी की तरफ फैल गया, पूरा गांव वाला हंगामा खड़ा कर दिया। कई थानों का पुलिस वहाँ पे आना पड़ा, बड़ा बड़ा आला अधिकारी आना पड़ा, एसएसपी, एसपी, सारे लोग वहाँ पे आते हैं। आखिरकार उस सब को कब्जे में लेता है। लेने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। फिर पुलिस तफ्तीश करता है। तफ्तीश करते करते जो सच्चाई सामने आता है, इसे सुनने के बाद किसी का भी होश उड़ सकता है और हर कोई इंसान परेशान हो सकता है, जो घर के अंदर एक छोटी सी मैटर को लेकर एक बच्चे का जान कोई कैसे ले सकता है। तो आपको भी लग रहा होगा उस नौकरानी ने मारा होगा। अगर नौकरानी मारेंगे तो इसमें उस घर के बड़े बेटे का क्या हाथ हो सकता है, क्या दुश्मनी थी। आज इसी मामले को मैं बताने जा रहा हूँ। आपको पूरा डिटेल दूंगा, कहाँ का है वो भी बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा अब आप लोगों से, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है, कहाँ का है। तो आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ। मेरठ में जो मेरठ के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, इचोली पुलिस थाना, और इसी इचोली पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है
धनपुर गांव, इस धनपुर गांव के अंदर एक परिवार रहता है। परिवार का मुखिया जो है जय जय भगवान यादव। जय भगवान यादव जो है बुजुर्ग इंसान होता है। जय भगवान यादव आ, उस गांव के अंदर एक जमींदार आप कह सकते हो, उनके पास बहुत सारे ज़मीन हैं और ज़मीनों में खेती किसानी का काम होता है और गांव के ही ज़्यादातर मजदूर उस खेत में काम करता है, जमींदार के वहाँ काम करते हैं। जमींदार का दो बेटा होता है, एक का नाम होता है मनोज यादव जो बड़ा बेटा होता है, और जो छोटा बेटा होता है गोपाल यादव। मनोज यादव जो बड़ा बेटा होता है वो गांव में ही रहता है, लेकिन जो छोटा वाला बेटा है गोपाल यादव जो है सहारनपुर में रहा करते हैं। उत्तर प्रदेश का ही दूसरा ही जिला सहारनपुर में, वहाँ पे रहा करता है। क्योंकि गोपाल यादव जो है यूपी पुलिस में है, इस वजह से उसका अलग अलग जगह में ट्रांसफ़र होते रहता है। फिलहाल सहारनपुर में वो रहता है अपनी बीवी बच्चों के साथ। भगवान यादव जो है पूर्व प्रधान भी रह चुका है। उनका नाम बहुत है, उस गांव में नहीं बल्कि गांव के आसपास के लोग भी जानते हैं। जो जय भगवान यादव बहुत अच्छा इंसान है, परिवार भी अच्छा है, परिवार में सारे लोग अच्छा है। लेकिन रविवार को 9 जून संडे का दिन था। संडे को जो गोपाल यादव है सहारनपुर में जो रहता था वो गांव आया था, क्योंकि स्कूल का छुट्टी चल रहा था गर्मी का। इस वजह से वो भी अपना काम से छुट्टी लेकर बीवी बच्चों के साथ अपने गांव आया हुआ था और यहाँ पे कुछ दिनों से रह रहे। बस 10 ही दिन हुआ है उन लोगों को आए हुए। शनिवार बल्कि संडे को 9 जून की तारीख थी। जो जय गोपाल यादव जो है उसका एक बेटा है, 7 साल का बताया जा रहा है, किसी आर्टिकल में छपा है 8 साल, तो आप 7 साल मान के चलिए। 7 साल का पुनीत होता है, छोटा सा बच्चा है, आप देख सकते हो ये तस्वीर में। ये पुनीत है, वो घर के बाहर खेल रहा था। गांव आया हुआ था, खुला मैदान मिला तो खेल रहा था, और भी सब बच्चे लोग थे। फिर थोड़ा टाइम बचाता है तो घर वाले पूछते हैं, अरे पुनीत को बुलाओ, पुनीत कहाँ गया, अभी तो खेल रहा था। तो गांव वाले यानी घर वाले ढूंढने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरा गांव वाले को भी, आसपास के लोगों को पता चलता है जो पुनीत को दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, कहीं गुम तो नहीं होएगा, किसी के साथ चला तो नहीं गया। लेकिन गांव की बात है तो किसके साथ जा सकता है, कोई लेके जाएगा भी तो कोई देख लेगा। यही सब लोगों को मन में आ रहा था। लेकिन देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है, पुनीत के बारे में किसी को पता नहीं चलता। इतने में एक महिला आती है, नाम है सुमन। आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा, ये है सुमन। सुमन जो है इसी गांव का रहने वाले होते हैं। लेकिन सुमन एक चिट्ठी लेकर आते हैं जय भगवान यादव के पास। वो चिट्ठी थमाते हैं और कहते हैं, उसे मालिक कहता था क्योंकि गांव की ज़बान है तो ज़मींदार है और उनके पास काम करते हैं सारे लोग, पैसे वाले हैं। सुमन आते हैं और इस चिट्ठी को पकड़ाते हैं जय भगवान यादव को और कहते हैं, मालिक ये देखिए आपके गेट के पास एक पर्ची पड़ी हुई थी, इसमें कुछ अ, लिखा हुआ है, मैं तो पढ़ी हूँ, आप ज़रा देखो ये क्या सच्चाई है, मुझे तो नहीं पता चला। अब देखो, अब उसमें लिखा हुआ था एक चिट्ठी, जो पन्ना होता है नोटबुक का पन्ना, उसमें लिखा हुआ था जो आपके पोता जो पुनीत है उसको किडनैप कर लिया गया, इसे ढूंढने की कोशिश मत करना, ज़्यादा चालाकी मत करना। जैसे ही एक किडनैपिंग का केस में बताया जाता है, धमकी भरा चिट्ठी होता है। अभी तो फिलहाल चिट्ठी का ज़माना गया, अभी जो भी होता है फ़ोन के ज़रिए होता है। लेकिन ये यहाँ पे गांव की बात है, एक महिला चिट्ठी ला कर देती है और कहती है, जो इसमें लिखा हुआ है, आपके पोते को किसी ने किडनैप कर लिया है और बदले में 50 लाख रुपए मांग रहा है। 50 लाख रुपए सुनते ही जय भगवान यादव का जो होश उड़ जाता है, और उससे भी ज़्यादा होश इस वजह से उड़ा था, जो उसके एक छोटा सा पोता है, उसने क्या गलती किया। ना तो जय भगवान यादव का किसी के साथ दुश्मनी था, ना उसके परिवार का किसी सदस्य का किसी और व्यक्तियों के साथ दुश्मनी है। तो फिर ये किडनैपिंग का मामला कैसे हो सकता है और क्यों किडनैप करेगा, वो भी गाँव में, जबकि घर के बाहर खेल रहा था वो बच्चा। और वो बच्चा भी 10 दिन आया हुआ है, बाहर से आया हुआ है बस। लेकिन और उसमें और भी कुछ लिखा हुआ था, उसमें ये भी लिखा था चिट्ठी में, जो ज़्यादा होशियारी की कोशिश मत करना, इस बारे में घर के और परिवार को मत बताना, पैसा कहाँ देना है, कहाँ पहुँचाना है, इसके बारे में आपको दूसरी चिट्ठी आपके घर के छत पर मिल जाएगी। ये उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था। अब जैसे ये लेटर मिलता है तो जय भगवान यादव का जो है होश उड़ जाता है। सुमन को पूछा जाता है, जो तुमको चिट्ठी कहाँ से मिली। सुमन बोला, मैं आपके घर आ रही थी क्योंकि उसी के पास काम करती थी।
तो आपके गेट के पास मुड़ा हुआ पड़ा हुआ था। मैं उठाई, उठाने के बाद पढ़ी तो मुझे ये अजीब सा लगा, इसीलिए मैं आपको देने आई और आपके नाम से ही है। बहरहाल आप करे तो क्या करें, पुलिस को भी खबर देने के लिए मना किया, लेकिन यहाँ पे एक बच्चे को देख नहीं रहा है, मिल रहे हैं, तब तक फैल चुका था ये बात। फ़ौरन जो है जय भगवान यादव, क्योंकि जैसे मैं कह चुका, पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, उनका नाम है, गाँव में ही नहीं गाँव के आसपास के लोग भी जानते हैं। फ़ौरन जो है पुलिस को खबर दी जाती है, इचोली पुलिस को। इचोली पुलिस इस किडनैपिंग का गाँव से जुड़े हुए मामला है, तो फ़ौरन पुलिस की तैनात होती है और दल बल के साथ उस घर तक पहुँचता है, जय भगवान यादव के घर पहुंचता है। तब तक यहाँ पे सारे लोगों को पता चल चुका है जो पुनीत का किडनैप हो चुका है। उसके बाद पुलिस आने के बाद अब पुलिस बातचीत करता है। पुलिस कहता है जो आपको ये लेटर कहाँ से मिला और कौन पहुंचाया। पहले तो जय भगवान कुछ बोलने का हालत में नहीं थी। तब जो है सुमन खुद बाहर आती है, उस भीड़ में सुमन भी थी। सुमन कहती है साहब ये चिट्ठी मुझे मिली है। तो पूछा जाता है तुम कौन। वो अपने परिचय देती है, जो मैं इस गांव में ही रहने वाली हूँ, गांव का रहने वाली हूँ। मैं इनके पास 10 सालों से काम करती हूँ खेतों में, जय भगवान यादव के पास। सब लोग जानते हैं हाँ ये सुमन है। मैं जब इनके घर आ रही थी कुछ काम से, तो गेट के पास एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, तो मुझे ये चिट्ठी मिली। तो ये चिट्ठी कब मिली? इतने में सुमन की जबान जो है फिसल जाती है। इतने में सुमन कहते कहते कह देती ये चिट्ठी मुझे कल मिली। संडे को यानी रविवार को ये सारी हंगामा हो रहा था, रविवार को ही पुलिस आया हुआ था और कुछ ही देर पहले ये चिट्ठी सुबह के वक्त जय भगवान यादव को थमाया था। लेकिन जब पुलिस पूछताछ करता है तब सुमन बता देती है ये चिट्ठी मुझे कल मिली, यानी शनिवार की बात कह देता है। जैसे शनिवार की बात कहता है, पुलिस का शक जो है उस सुमन के ऊपर चले जाते हैं। और ये भी सोच रहा था पुलिस हो सकता है जो डरी हुई है और पुलिस को देख के ऐसा मुंह से निकल गया। एक औरत है, गरीब औरत है, तो इस वजह से उसके ऊपर यकीन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बच्चा नहीं मिल रहा था, लोग हंगामा कर रहे थे। तभी जो है पुलिस अब कुछ ऐसा सबूत भी नहीं मिल रहा था जो उस एंगल से पता करे जो कहाँ गया बच्चा, किसके साथ जा सकता है। गांव की बात है तो सीसीटीवी भी नहीं लगा हुआ है, ना तो मोबाइल है। अब सुमन से ही पूछताछ करने का फिर से दोबारा सोचता है, क्योंकि सुमन भले ही गलती से बोल दिया हो या जवान फिसल गया हो, लेकिन पुलिस को लगा क्यों ना सुमन से ही पूछा जाता है। सुमन को दोबारा पूछता है। सुमन तभी भी वही जो है लड़खड़ाते हुए, अब डरते हुए कहती है सुमन के बारे में जब पता किया जो सुमन किस टाइप की औरत है। तो इसमें जय भगवान यादव कहता है जो सुमन जो है नशेड़ी औरत है। सुमन इस गांव में कई सालों से रहता है, मैं जानता हूँ उसे। उनके 2 बहन है, दोनों बहन जो है शराब पीता है। दोनों बहन की शादी हो चुका था, दोनों बहन जो है अपने पति को छोड़ चुकी है, लेकिन दोबारा दूसरा शादी ये दोनों बहन कर लिया। अब दोनों बहन जिस व्यक्तियों के साथ शादी किया वो दोनों व्यक्तियों जो है शराब पीता है, यानी पूरा परिवार इस घर में सारे नशेड़ी है, शराब का आदी है। सुमन के 2 बच्चे भी है, एक बेटा है और एक बेटी है जो पढ़ाई करती है, छोटा है। इस बारे में पता चलता है और वो जो लेटर था एक नोटबुक का पन्ना था। तो पुलिस सोचता है सुमन इस चिट्ठी को लेके आया, सुमन का जबान फिसला या फिर वो गलती से मुंह से निकल गया। हो सकता है सुमन का हाथ हो, और कुछ हाथ भी नहीं लग रहा था इस मामले में। इसीलिए पुलिस का टीम जो है सोचता है क्यों ना सुमन का घर में एक बार सर्च किया जाए, हो सकता है। और ये भी जो है जय भगवान यादव कहता है सुमन नशे की वजह से वो सारे पैसा उड़ा देता है। कुछ समय पहले 10,000 रुपये उसने उधार मांगी थी, मैंने वो भी नहीं दिया। यानी सुमन का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस ने पता किया और जय भगवान यादव ने पूरा सारे कुछ बता देता है। जब ये 10,000 रुपये नहीं दिया, इस बारे में भी पता चला, तो पुलिस सोचता है हो सकता है सुमन ने गुस्से में आके कुछ कर दिया या बच्चे को ले गया होगा, घर के अंदर छुपा के रखा। उसी गांव का है तो पुलिस का एक टीम जो है सुमन के घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहाँ छानबीन करता है, करते करते देखता है कि सुमन की बेटी जो है 14-15 साल की बेटी है, वो भी घर के अंदर थी, वो पढ़ाई करती है और उसकी किताब वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। इतने में नज़र जाता है किताबों में से नोटबुक भी था। उस नोटबुक का पुलिस जो है खंगाल रहा था और खंगालते खंगालते, क्योंकि वो नोटबुक का जो जिसमें चिट्ठी लिखा गया था और नोटबुक से फड़ा हुआ था, और जब उस नोटबुक को खंगालता है तो उस नोटबुक से साफ पता चलता है इसी नोटबुक से फाड़ा गया पन्ना है जिस पन्ने में चिट्ठी पहुंचाया गया जय भगवान यादव के पास। तो इसमें साफ क्लियर हो जाता है जो इस मामले में जो है सुमन का ही हाथ है। अब सुमन को सख्ती करता है पुलिस।
सुमन को थाने ले जाकर, क्योंकि लोगों के बीच तो पूछताछ नहीं हो रहा था, थाने ले जाता है चोरी पुलिस, अपने थाने ले जाकर अब उसे सख्ती से जब पूछताछ करता है, सुमन एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। सुमन जैसे ही बताता है, बताने के बाद पुलिस का तो होश उड़ जाता है, जो ये कैसी औरत है। सुमन कहती है, हाँ मैं उस पुनीत को मार डाली हूँ, पुनीत का जान ले लिया, पुनीत को मार डाला, पुनीत का जान ले लिया। पुनीत का बॉडी कहाँ है? तो एक व्यक्ति का गांव गन्ने का खेत है, उस खेत के बारे में बताता है, जो उस खेत में पड़ा हुआ है पुनीत की बॉडी। जैसी पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस फौरन उस खेत में पहुंचता है और पुलिस के पीछे पीछे सारे गांव वाले भी जमा हो गया था। उस बॉडी को वहां पे देखता है, पुनीत का एक छोटा सा बच्चा है, उसका हाथ पैर बांधा हुआ है और उसके मुंह में गन्ना ठूसा हुआ है। इस अवस्था में वो मृतक पड़ा हुआ है। फौरन उस बॉडी को कब्जे में लेता है, लेकिन बॉडी को जैसे पुलिस वाले उठाने जाता है, गांव वाले हंगामा करते हैं। इसकी सच्चाई जानने के लिए, तभी जब बॉडी उठाने नहीं देता है, तब जो है पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी उस जगह पर पहुंचता है, पुलिस का फोर्स बुला लिया जाता है, तब जाकर बॉडी को कब्जे में लेता है और लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब यहाँ पे पुलिस को पता चल गया था, जो सुमन ने इस क्राइम को किया है, उसने गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन अब क्यों किया, एक छोटे से बच्चों को क्यों मारा, ये जानना था पुलिस वाले को। इस वजह से अब सुमन से पूछताछ करता है, जो तुमने तो गुनाह कबूल कर लिया, अब बताओ मारने का पीछे का मोटिव क्या है, वजह क्या है। तब जो है पूनम बताती है, सुमन बताती है, कुछ समय पहले मैं 10,000 रुपये मांगी थी, मुझे नहीं दिया जय भगवान यादव ने। वो अपना नाम, बहुत गांव में भी नाम है और गांव के आसपास में भी नाम है, लेकिन 10,000 रुपये देने में मुझे उनको तकलीफ़ हुआ, और मुझे इस बात की दुख नहीं जो उसने मुझे 10,000 रुपये नहीं दिया, लेकिन मेरे सामने ही, मेरे ही गांव के एक और व्यक्ति को जब उसने कुछ पैसा मांगा तो उन्होंने फौरन उसको मेरे सामने उसको पैसा दे दिया। जब मैं मांगी तो मुझे नहीं दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने मन में ठान लिया था, मैं इसका बदला लूँगी और इसको सबक सिखाऊंगी। मैं यही गुस्से लेकर बैठी हुई थी। तो पुलिस वाले पूछता है, क्या तुम 10,000 रुपये के लिए इस बच्चे को मार डाला? तो इसमें सुमन एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है। जैसे इस बात को बताता तो पुलिस को भी यकीन नहीं होता, जो सुमन कहीं ना कहीं इस मामले को दूसरे दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है, ये झूठ बोल रही है, क्योंकि सुमन ने बात ही कुछ ऐसे कही रही थी। सुमन कह रही, नहीं मेरे तो गुस्सा तो था, लेकिन मैं बदला लेने के लिए भी सोच रही थी, लेकिन मुझे बदला लेने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जब मैं बदला लूँ तो किससे लूँ और कैसे लूँ? वो बड़े लोग हैं, मैं उसकी ज़मीन में काम करती हूँ, तो मैं बदला लूँ तो कैसे लूँ? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, बस गुस्सा में तो मैं थी। लेकिन इतने में ये बात जो भी मुझे कोई पूछता है, मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ, जो जय भगवान यादव इस टाइप का इंसान है, क्या तुम लोग उसको भला भला बोलते हो, वो बहुत ही गलत इंसान है, पूरी नहीं समझता है, ये सारी बात बताते हैं। यानी कहीं ना कहीं जय भगवान यादव का वो बदनामी फैला रहा था। ये बात जो है, बदनामी फैलाने के बाद जो है, जय भगवान यादव का बड़ा बेटा मनोज यादव के कान तक पहुंचता है। जब मनोज यादव के कान तक पहुंचता है, मनोज यादव सुमन से पूछताछ करती है। इसमें सुमन झूठ नहीं बोलती है, सुमन सच सच बताती है। हाँ मैंने कहा, तो इसमें कौन सा बुरा मैं बोला, कौन सा झूठ बोला? तुम्हारे पापा से मैंने 10,000 रुपये उधार मांगी, मैं तुम्हारे पापा की ज़मीन में काम करती हूँ, 10 सालों से काम कर रही हूँ, तुम्हारे पापा देने से इनकार कर दिया और मेरे सामने दूसरे व्यक्ति को पैसा देता है, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे। ये बात सुनने के बाद मनोज यादव कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, पापा नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम बदनामी क्यों कर रहे हो? एक काम करो, तुम्हें 10,000 रुपये चाहिए ना, अभी तुम पापा से लेते तो उधार लेते, पापा को चुकाना पड़ता, मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। तो इसमें सुमन कहती है, ठीक है बोलिए क्या काम करना पड़ेगा? इसमें मनोज यादव कहता है, जो गोपाल यादव का बड़ा भाई है, जय भगवान यादव का बड़ा बेटा है, मनोज यादव कहता है, मेरा जो भाई आया हुआ है गोपाल यादव, उसका एक छोटा बेटा है पुनीत, तुम तो जानती हो, तुम उसके घर, मेरे पापा के घर आना जाना करते हो। कहते हाँ, तुमको उस पुनीत को किडनैप करना है और उसको मौत के घाट उतारना है। इसे सुनने के बाद सुमन को भी अजीब लगा, ये ताऊ होकर अपने छोटे भाई के बेटे को मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन सुमन अजीब होने के साथ साथ उसको भी मौका मिल गया, जो उसके मन में गुस्सा था, बदला लेने का भावना थी, वो भी जाग उठती है और फ्री में 10,000 भी मिल रहा है। इस वजह से सुमन इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। सुमन
मनोज के साथ मिलकर एक प्लान रचती है, जो तुम किडनैपिंग का ऐसा झूठ मूठ बहाना बनाना, तुमको क्या कैसे करना है तुम कर लेना, तुमको 10,000 रुपये मैं दे दूंगा। मनोज से बात तय हो जाता है, डील हो जाता है। और 9 जून संडे को सुमन अपने छोटे बेटे के साथ, उसका भी एक छोटा बेटा है, अपने छोटे बेटे के साथ पुनीत को साथ ले जाने के हिसाब से वो आ रहे थे। तो पुनीत बाहर खेलते हुए दिखाई दे रहे। तो पुनीत को कहती है सुमन, अरे पुनीत, क्या तुम हम लोगों के साथ खेत में जाओगे? वहाँ तुम्हें गन्ना दिलाऊंगी और एक चीज़ दिखाऊंगी, देखो मेरे बेटे भी जा रहे हैं साथ में। तो इसमें पुनीत छोटा सा लड़का है, कह देता है ठीक है चलता हूँ। अब वो घर के बाहर से पुनीत को लेकर खेत में चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो अपने बेटे को कहती तू यहाँ से चले जा। वो अपने पति को बुलाते हैं। सुमन जो है अपने बेटे को कह देते हैं तेरे पापा को बोलना जो इस जगह पे जाए। अब वो छोटा लड़का था, जाकर घर पे बोला मम्मी ने आपको बुलाया उस जगह पर। जाने के बाद पति पत्नी मिलकर उस छोटे से बच्चे को हाथ पैर बांधा। जब वो चीखने की कोशिश किया तब उसके मुंह में गन्ना ठूस देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए। इतने में कुछ लोगों को दिखाई देता है सुमन को जो इस तरफ आ रहा है। तभी जो है सुमन उसका मुंह दबा देते हैं और मुंह दबाने की वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थे। तभी उसकी मौत हो जाता है और उसी जगह में छोड़कर वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये दिखाने की कोशिश करता है जो उसका किडनैप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चिट्ठी जो है सुमन अपनी बेटी से लिखवाई थी, जो पढ़ाई कर रही थी घर में, 14-15 साल की थी, उससे ये चिट्ठी लिखवाई थी। ये सारी बात पता चलता है। लेकिन अब यहाँ पर ये जानना था आखिर मनोज यादव अपने ही छोटे भाई का बेटे को क्यों मारवाना चाहता, अभी एक छोटा सा बच्चा था। तब पता चलता है जय भगवान यादव जो है वो रिटायर सरकारी टीचर था, रिटायरमेंट हो चुका था, उनको बहुत सारे पैसा मिला था। उस पैसे से उन्होंने बहुत सारे ज़मीन खरीदा और उसी ज़मीनों में खेती बाड़ी का काम किया करता। और खेती बाड़ी में काम करने के लिए ज़्यादातर गांव वाले को ही उसने रखा था। अब ये सब गांव वाले काम करते थे। लेकिन जो गोपाल यादव है छोटा भाई, पुलिस में था, वो सहारनपुर में उसका ड्यूटी था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहाँ रहते थे। लेकिन पिता जो है दोनों भाइयों को जो है ज़मीन बंटवारा कर चुके थे। 6 बीघा ज़मीन जो है उसका बंटवारा सही से नहीं हो पा रहा था। तो 6 बीघा ज़मीन जो है जय भगवान यादव के पास था। लेकिन जो मनोज यादव है वो चाहता था वो 6 बीघा ज़मीन जो है उसके नाम कर दिया जाए। इस बारे में वो अपने पापा से बात किया। लेकिन पापा कहता देख बेटा, दोनों भाई का बराबर हक है। अगर तेरा भाई अगर कह देता है, गोपाल यादव अगर अपने मुंह से कह देता है जो पापा ठीक है, अगर मनोज भैया को ये ज़मीन चाहिए तो आप लिख दो, तो मैं तो तेरे नाम पे लिख दूंगा, नहीं तो मैं दोनों को बराबर हिस्सा करके दूंगा। इसी बात को लेकर जो है मनोज यादव अपने छोटे भाई से बात करता है, देख तू तो शहर में रहता है और तू गांव में रहता नहीं, खेती बाड़ी करता हूँ मैं यहीं रहता हूँ, क्यों नहीं ये 6 बीघा ज़मीन भी तू मेरे नाम पे कर दे। इसमें गोपाल यादव साफ साफ इनकार कर देता है, नहीं भैया, ज़मीन की बात है तो दोनों भाइयों को बराबर मिलना चाहिए। ये पापा की ज़मीन है और पापा जो चाहेंगे वही करेंगे। जब ये बात आती है तो दोनों भाइयों के कहीं ना कहीं दुश्मनी शुरू हो जाती है। भले ही गोपाल यादव इतना सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन इस बात को जो मनोज जो बड़ा भाई होता है बहुत सीरियस ले लेता है। जो छोटे भाई पुलिस में हैं और मैं उससे बड़ा भाई होकर उससे ये 6 बीघा ज़मीन मांगा तो उसने नहीं दिया। मनोज यादव के जो दिल में जो है एक घर कर जाता है छोटे भाई गोपाल यादव को लेकर, जो मेरा भाई अच्छा नहीं है, गोपाल यादव मेरा अच्छा ही नहीं चाहता है। इस वजह से वो छोटे भाई से नफरत करने लगा। इतना ज़्यादा नफरत बढ़ जाता है कि एक छोटी सी बात को लेकर, उस 6 बीघा ज़मीन को लेकर उसने ये ठान लेता है जो मैं अपने छोटे भाई के बेटे को, बड़ी मिन्नतों के साथ उस छोटे भाई को एक बेटा पैदा हुआ था, पुनीत नाम रखा था जिसका पैदा हुआ था, उस छोटे बेटे को ही वो जो इस वजह से उसके घर में खुशी है उसका खुशी छीन लेता हूँ। मनोज यादव भी ये थाना था और मौका मिल जाता है। जब मनोज यादव को पता चलता है जो सुमन से मेरे पापा का थोड़ा अनबन चल रहा है और वो लोगों को भी बोलते फिर रही है जो जय भगवान यादव अच्छा इंसान नहीं है, तो उसको मौका मिल जाता है और वो सुमन से बातचीत करता है और करने के बाद इस प्लान को रचता है। ये सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, खास करके गोपाल यादव और जय भगवान यादव को यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसके घर के परिवार का ही लड़का, जो बड़ा लड़का है, वो इतना घिनौना काम कर सकते हैं अपने छोटे भाई का बेटे को, यानी अपने ताऊ होकर अपने भतीजे को कैसे मौत के घाट उतार सकता है। क्योंकि ये महज 6-7 साल का है
7 साल का छोटा-सा बच्चा है, उसे क्या पता क्या दुश्मनी है, क्या अच्छा है, क्या बुराई है, कौन अपना है, कौन पराया है। उसे इतना भी तो समझ अभी ठीक से आया भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक ताऊ ने एक 6 बीघा ज़मीन को लेकर मौत के घाट उतार देता है। जब जय भगवान यादव को पूछा गया, तुम्हारे पास सुमन जब काम करते थे इतना सालों से, तुमने उसे पैसा क्यों नहीं दिया था, दूसरे व्यक्ति को देते? तब जय भगवान यादव पुलिस को कहा था, जो उसको देने का ना देने का वजह ये थी, सुमन जो है नशेड़ी थी। जो भी पैसा लेता उस वो तो लौटाती नहीं है, वो तो मुझे पता ही था। ठीक है, अगर नहीं भी लौटाते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो अच्छे काम के लिए माँगती या घर की ज़रूरत के लिए माँगते तो मैं दे देता। अगर मैं उसे पैसा देता वो शराब में उड़ा देता। उसके घर में वो, उसकी बहन, उसके पति सारे लोग शराबी हैं। इस वजह से ही उसने पैसा माँगा था। तभी मैं देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये सारे पैसा वो शराब में उड़ा देगा। ये पूरा सच्चाई सामने आता है। जो एक 7 साल के बच्चे को किडनैप करता है और किडनैप करने के बाद जो किडनैप करता है वो खुद उस लीडर को लेकर दादा के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता है, तुम्हारे पोता को किसी ने किडनैप कर लिया, उसके बदले में 50 लाख रुपए का डिमांड कर। ये 50 लाख रुपए मांगना और किडनैप करना ये सब एक नाटक था। दरअसल उस पुनीत को पहले ही मार चुका था और मारने वाला जो मास्टरमाइंड था, जो प्लान था, मनोज यादव का था, जो उसी छोटे बच्चे का ताऊ होता है। बहरहाल ये था वो पूरा मामला जो उत्तर प्रदेश मेरठ से आया हुआ था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।